अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वादी तेरा के मामले पर पॉलिसी तजादात और विफाक के साथ जारी टसलबाजी एक संजीदा कौमी मसले की निशानदेही करती है। एक तरफ सूबाई हुकूमत नकल मकानी को इंसानी बहरान करार देकर विफाक और इदारों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करती है, तो दूसरी जानिब खुद जिरगे के फैसलों और नोटिफिकेशंस की मंजूरी भी देती है। ये दोहरी पॉलिसी न सिर्फ अवाम को कन्फ्यूजन में मुब्तला करती है, बल्कि रियासती इदारों के दरमियान बदएतमादी को भी हवा देती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या गवर्नेंस की कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को हदफ बनाना एक आसान मगर नुकसानदेह सियासी हिकमत अमली तो नहीं बन चुकी? इस सवाल का जवाब जानने की हम आज कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकों और फ़ज़ाई नाकाबंदी का ऐलान महज दिफाई इक़दाम नहीं, बल्कि एक वाज़ेह ताकत का मुज़ाहरा है। दुनिया की तवानाई शहरक समझे जाने वाली आबनाए हुर्मुज़ में मामूली कशीदगी भी आलमी मईशत को बुरी तरह हिलाकर रख सकती है, और ईरान ये पैगाम दे रहा है कि दबाव का जवाब दबाव से दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की मशरिक़ वस्ता आमद इस बात का ऐलान है कि वाशिंगटन भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। सवाल अब नाज़रीन ये नहीं है कि ताकत किसके पास ज़्यादा है, असल सवाल ये है कि अगर टकराव होता है तो कीमत कौन अदा करेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कराची में जारी सियासी रस्साकशी की। सानिया गुल प्लाजा महज एक इमारत के गिरने का वाक़या नहीं, ये कराची के बेवारिस होने का ऐलान भी है। सवाल ये नहीं है कि कसूरवार कौन सी जमात है, सवाल ये है कि कराची का वारिस आखिर कौन है। इसके साथ साथ इस सान्हे के हवाले से हतमी रिपोर्ट भी आ गई है। जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जुडिशल कमीशन कायम होता है या नहीं होता, क्योंकि जो शर्जील इनाम मेमन है वो ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन हम बना तो देंगे, लेकिन MQM के कहने पर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि MQM ये मुतालबा कर रही है। MQM तो इस्तीफ़ों का भी मुतालबा कर रही है। क्या मुतालबात हैं उनके, और पीपल्स पार्टी आखिर क्या जवाब दे रही है, और पीपल्स पार्टी कर क्या रही है, इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि घरेलू तशद्दुद बिल 2026 पास तो हो चुका है। इस बिल की बहुत ज़्यादा हाइप है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इस पे बहस हो रही है। अब इस बिल में कौन कौन से जराइम शामिल हैं और सज़ाएं क्या होंगी, इस सब का हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, लेकिन पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद होंगे। तंजीला मज़र साहिबा, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, हमारी डिस्कशन में वो भी शामिल होंगी। और इसके साथ साथ बतूल राजपूत ने भी हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है, एनालिस्ट है। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बतूल, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। बतूल, वादी तीरा का जो मामला है, अब इस पे हम देख रहे हैं कि हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये कहा गया कि ये एक मामूल की नकल मकानी है। नेशनल एक्शन प्लान में ये जो पूरा प्रोसीजर है वो शामिल था, उसके तहत ये नकल मकानी हो रही है। अगर मामूल के मुताबिक ये हो रही है तो फिर इतना वावेला क्यों और इदारों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बतूल, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मामला मुझे लगता है कि इस दफ़ा तो बहुत सेंसिबली हैंडल हो रहा है। इससे पहले 2004 के बाद के अगर हम हालात देखें सिक्योरिटी में, तो उसमें वाकई गैप नज़र आता था लोकल्स में, और जो वहाँ के बड़े होते थे पहाड़ी इलाकों के या एजेंसीज़ के, तो उनके जो एतराज़ात होते थे वो बहुत हद तक लॉजिकल भी लगते थे, क्योंकि उस वक्त एक कम्युनिकेशन गैप था। US की इंटरफेरेंस भी बहुत थी अफगानिस्तान में उसकी प्रेजेंस की वजह से, तो उस वक्त के हालात ही बहुत अलग थे। लेकिन अब चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। जब से रियासत ने ये फैसला किया है कि TTP को इंगेज हरगिज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले बहुत दफ़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, स्पेशली 2004 के बाद से। ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि जब रियासत के कुछ टॉप ब्रास के ऑफिशियल्स KP में गए और उन्होंने कुछ बड़ों को वहाँ पे इन्वॉल्व किया, मुतअद्दिद जिरगे हुए, कुछ रिपोर्ट हुए मीडिया पे, कुछ नहीं हुए। उन जिरगों का मकसद ही उनका इनेकाद का ये था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मुहैया किया जाए, और ये एक अच्छा जेस्चर है कि अगर आपके फौजी अफसरान जाए वो भी लोकल्स के साथ मिले। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये एफर्ट भी देखी है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इन्वॉल्व किया जाए, और जितनी दफ़ा भी आप इस कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ एस्टैब्लिश होती है कि सियासी क़यादत को साथ साथ रखा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो KP की सियासी क़यादत है, उनके साथ जलन नहीं हो पा रही एस्टैब्लिशमेंट, और जो रियासत का जो नैरेटिव है कि टेररिज्म को लेके चीज़ें आगे कैसे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे कंसेंसस नहीं है रियासत और KP के अंदर
तो उसके बाद जो सारा जो प्रोसेस है उसमें भी हमें वो सारा कंफ्यूजन नजर आ रहा है, लेकिन इसमें चीजें कंफ्यूजिंग नहीं है, इसमें बहुत क्लियर है। केपी के जो बड़े थे उनको बिठाया गया, उनसे कहा गया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना है, और ये ऑपरेशंस पहले भी हो रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशंस नहीं हुए जैसे माजी में रद्दुल फसाद या दीगर इस तरह के ऑपरेशंस है कि पूरे पूरे इलाके खाली करवाए गए, और बाद में सवात में भी जैसे, और दोबारा उनको रीलोकेट किया गया और एक बड़े पैमाने पे डिस्प्लेसमेंट हुई थी। ऐसा इसमें हरगिज नहीं है। टारगेटेड ऑपरेशंस है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है, लोकल्स के बड़ों को कॉन्फिडेंस में लेके किया गया, और अगर खुदा न खास्ता कोई ज्यादती होती तो उसमें जो 4 बिलियन का पैकेज है, जिसमें केपी की इंतजामिया पूरी तरह ऑन बोर्ड थी, ये कैसे हो सकता है कि केपी की ब्यूरोक्रेसी और इंतजामिया ऑन बोर्ड और उनके वजीर आला को ना पता हो? अगर उनको नहीं पता तो ये उनके अपने सूबे का एक इशू है, इसमें आप सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मामला ही ऐसा है जिसमें हमें अपने डोमेस्टिक डिसएग्रीमेंट्स को साइड पे रख के एक यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। मैंने उन लोगों से बात की है जो तीरा में काम कर रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी भी हो रही है, तो वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं, जो कि ऐसे मौसम में करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि वो लोग जो बर्फ की वजह से परेशान है या फंसे हुए उनको भी निकाला जा रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से प्रोपेगेंडा भी बहुत हो जाता है और लोगों का पल्स भी चेंज हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट तीरा में मेरा नहीं ख्याल, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतने क्रूशल मौके पे, और जब इदारे ने अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक रीगेन की है और बहुत ही शायद इक्का दुक्का आवाजें हैं जो उनके खिलाफ उठती हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि वो जो एक जीत हमने भारत के खिलाफ हासिल की है उस पर एक वननेस का मुजाहरा किया जाए। तो और इसमें सिर्फ पीटीआई के अलग पॉइंट ऑफ व्यू के होने की वजह से हम इस पूरे प्रोसेस को शेडी नहीं कह सकते। तीरा वैली में जो टेररिज्म में सहूलतकारी हो रही थी पॉलिटिकली, उस पर गवर्नमेंट ने भी बात की, उस पर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बेतहाशा दफा बात हो चुकी है। तो बजाय कि उसको एड्रेस करने के सीएम केपी दीगर चीजों को एड्रेस करें, और अगर वो ये कहते हैं कि मैं अपने लोगों को वापस बसाऊंगा, तो ये तो खुला तजाद है, हेड्स ऑन होना है, लड़ाई है। मेरा ख्याल है कि इसकी हमें जरूरत नहीं है, और जिसकी जो भी बातचीत है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू होनी चाहिए। और देखिए ऐसा नहीं होता कि अगर आप दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप टीवी पे सारा डिस्कस करेंगे, या अपनी सियासी जमातों की आके टीवी पे आके मिन्नतें करेंगे कि देखिए उनके हालात बड़े खराब नहीं हो रही होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है, यकीनन हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। तंजीला मदर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। तंजीला साहिबा, वादी तीरा से जो नकल मकानी हो रही है लोगों की, कहा यह जा रहा है बार बार वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताया जाता है, ये क्लियर किया जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन ये जो नकल मकानी है ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये नकल मकानी होती है और उसी के तहत ये नकल मकानी हो रही है। अगर ऐसा ही है और इसके लिए एक बाकायदा तौर पर बजट भी मुख्तस है, तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? इदारों को क्यों इसमें घसीटा जा रहा है और वफाकी हुकूमत पे क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है? देखें, पिछले कुछ अरसे से आपने बार बार ये सुना कि वहाँ पे ऐसे बिजनेसेस हैं, ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश हो रही है। अब वो आपके मुल्क के वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि 12,000 एकड़ पे वहाँ पे भंग काश्त हुई हुई है और उसका एक पर एकड़ जो है वो लाखों रुपए की आमदनी है, और जाहिर है पाकिस्तान में जो है ये एक नाजायज़ जरिया है कमाई का। तो आप उसको, वो जो नेशनल एक्शन प्लान में इलीगल स्पेक्ट्रम था बिजनेस का, तो ये उसी जुमरे में आता है। तो मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी वजह तजाद की बनी हुई है वो इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं कि तीरा की तरफ तवज्जो ना जाए, या वहाँ पे जो कुछ हो रहा है जितने भी जमशुदा अजला हैं उनकी तरफ तवज्जो ना जाए। तो आपने, क्योंकि बदकिस्मती की बात है, लेकिन बहरहाल ये नैरेटिव तो बिकता है कि हर जो चीज़ पाकिस्तान में गलत हो रही है उसमें फौज का कोई ना कोई किरदार है। हमारे सियासतदान माजी यही करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी यही किया, जब तक उनके अपने ताल्लुकात ठीक रहे सब अच्छा था। जब उनको हुकूमत उनकी चली गई, इक़्तिदार से निकले वो भी सारा का सारा मलबा जो फौज पे डाल के चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो एक वेव है, एक वाइब है उनकी जमात के अंदर बिलखुसूस, उसका आप कह लें कि एक माइलेज लेने की कोशिश कर रही है इस इशू पे, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये मैं सिर्फ सियासी वजूहात की बुनियाद पे नहीं कह रही हूँ, ये हमारे समाजी ढांचे के लिए एक बड़ा बुरा एक इशू है।
देखिए, फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, ये हमारे आइन में भी लिखा हुआ है, हम सारे इस पे बिलीव भी करते हैं। जहाँ पे वो सियासत में किरदार अदा करते हैं, वहाँ पे उन पे तनकीद भी होती है। लेकिन फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ तो कार्रवाई करनी है, और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने का एक तरीक़ाकार है। दहशतगर्दी जो है उसको नहीं, किसी किस्म की कोई गुंजाइश और रियायत नहीं दी जा सकती। हमने कई बार, आपके प्रेम ने पहले भी कहा कि हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को आज़मा चुके हैं। हमने बात करके भी देख लिया, हमने हथियार फेंकने वालों से बात करके भी देख लिया, लेकिन पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जो दहशतगर्दी का मामला है, और उस दहशतगर्दी की फिर एक डेफिनेशन है जो आपने की हुई है अपने कानून में और आइन में, फिर आपने नेशनल एक्शन प्लान में उसका जो स्पेक्ट्रम है कि कहाँ-कहाँ कार्रवाई होगी, कैसे होगी, उसको भी आपने डिफाइन किया हुआ है। पीटीआई वाज ऑन बोर्ड, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक मतलब नामुनासिब बात है। ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको सियासी भी कहना चाहिए, इस पे सियासत नहीं है, तो मतलब एक गंद है कि जो बार-बार आप कहते हैं कि बंद कमरों में ये फैसला हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पूरी दुनिया के सामने, पूरी कौम के सामने, तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से तय हुए नुकात हैं, जिसमें खुद पीटीआई शामिल है। अब आज उन नुकात पे आप कहते हैं ये बंद कमरों में हुए, तो अगर वो बंद कमरों में हुए तो फिर उस बंद कमरे में आप भी मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है कि जो असल मुद्दा है वो ये है कि एक तरफ तो आप सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, आप अपनी जो वाह है, तंजीला साहब, मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि दोहरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, लेकिन ये दोहरी पॉलिसी का नुकसान ये हो रहा है कि अवाम इस वक्त शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है और इदारों से बदसन करने की कोशिश भी की जा रही है। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत जो नकल मकानी है उसको इंसानी बहरान करार देकर इदारों पर जिम्मेदारी इसकी डाल रही है, विफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिरगों के फैसले और नोटिफिकेशंस के बारे में भी बताया जाता है और उनकी मंजूरी भी दे दी जाती है। ये जो इनका जो दोहरा मयार है जिससे अवाम कंफ्यूज हो रही है, क्या नुकसान ये पहुंचा रहे हैं और आखिर ये चल क्या रहा है पूरा मामला? देखें, बात ये है जवेरिया कि हमें रियलाइज करना चाहिए इस वक्त, इस मौके के बाद, क्या कोई अबहम होना चाहिए, कोई डाउट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, या एक फोकस डायरेक्शन के अंदर एक टास्क होना चाहिए कि हमने मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म करना है और इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे हैव टू बी ऑन द वन पेज। ये सबसे बड़ी, देखिए आपके साथ बलूचिस्तान में भी कोऑर्डिनेशन है, पंजाब में भी है, सिंध में। इट्स प्रॉब्लम इज ओनली ऑफ केपीके, नॉट रियलाइजिंग कि केपीके में सबसे ज़्यादा हमारे पश्तून भाई बहन नुकसान उठा रहे हैं। और उसके बाद आप ये इशू तिरावाली का ज़्यादा पोस्ट का भी है कि जो कास्ट होती है भांग, ये इलीगल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा ये पैसा है जो फाइनेंशियल टेररिज्म में जाता है, और वहां से वेपन, एमुनिशन, उसके बाद ये स्मगल्ड गाड़ियां जो खरीदते हैं, ये सस्ती गाड़ियां, ये लेके सारा इस्तेमाल होता है। अपार्ट जो हुंडी का पैसा, ये नार्कोटिक्स, जो स्मगलिंग का पैसा है, वो इसमें आता है। जी जी, बार बार डीजीएसपी ने ये बात की है कि गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ नॉट ऑल, और उनके साथ बिजनेस कम्युनिटी इसमें थॉरली इन्वॉल्व है, और ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर ये पैसा आता रहेगा और इनको मिलता रहेगा, तो आप जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद अतमनी ने कहा, हमने टेररिज्म खत्म करने का तहैया किया, कुर्बानी भी देंगे, शहादतें भी देंगे, देन दे शुड बी एंड। आप ऊपर से शहादतें दें, कुर्बानियां दें, नीचे से दोबारा पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, तो व्हाट इज द पर्पस? सो यू हैव टू गो फॉर 3-4 प्रॉन्ग। आपने जड़ खत्म करनी है, और जड़ खत्म का तरीका है कि जो पैसा है गलत आ रहा है, इसको बंद करें, फाइनेंशियल टेररिज्म को खत्म करें, इलीगल स्पेक्ट्रम को खत्म करें। उसके साथ फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज टू बी इन लाइन विद फेडरल गवर्नमेंट। आप ये एक किस्म का भाम पैदा कर रहे हैं, अवाम में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऐसी दे रहे हैं जिससे के अवाम में कोई ना कोई वो इंतशार पैदा हो। दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यही तो दुश्मन माना चाहता है। फौज और अवाम को जो कॉन्फिडेंस को दूर करो, फौज को कमजोर करो, अपनी मुस्कासत पूरी करो, और देव रियलाइज कि जब तक फौज स्ट्रांग है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हैव टू, और फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि दे शुड आल्सो गेट इन टच। बजाय से कि ये रोज अखबारों में, टीवी पे आ रहा है, सिट डाउन इन रूम, बैठ के इसको रिजॉल्व करें। जब नोटिफिकेशन हो गया और आपने ये एक इनका इसलिए जरूरी था कि जो मौसम स्वेर हो रहा था, हाँ जी, बर्फबारी हो रही है, उनका बुरा हाल हुआ है, अगर उनको टाइम पे शिफ्ट कर देते तो ये इंसानी बुरान पैदा ही ना होता।
एक दफा ऑर्डर हो गए, ब्रिगेडियर साहब, ये पैसा अपनी allocate हो गया, नेग्लिजेंस को इन्होंने और गवर्नेंस का जो लूप होल्स हैं उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है? 100%, that is the only thing is because the CM KPK is not taking interest in the welfare and administration of the people, जो कि उनका काम है। आप बजाय इसके कि आप डाला जेलों के चक्कर लगाएं, आप फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें या फौज को के ऊपर इल्जाम तराशी करें, बी लुक आफ्टर योर प्रोविंस एंड आल्सो कोऑपरेट विद द सिक्योरिटी फोर्सेस, बिल्कुल ऐसा। ताकि इस मसले को हम हल करें। दैट इज व्हाट इज नीडेड। और ये बड़ा सीरियस इशू है। इसके लिए मेरे ख्याल में केपी के चीफ मिनिस्टर को खुद समझ होनी चाहिए। ही मस्ट अंडरस्टैंड, कैबिनेट को समझ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है ब्रिगेडियर साहब, आप सही कह रहे हैं, हमें अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना है, क्योंकि बैरूनी तौर पर अगर हम ओवरऑल मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे भी कशीदगी के साए बरकरार हैं। बतूल, अब हम बात कर लेंगे अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से। हम देख रहे हैं कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में मशक़ें शुरू करने का ऐलान किया है। अमरीका जो है वो तैयारा बरदार बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता उसका पहुँच गया है। कशीदगी में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कुछ इजाफा होता हम देख रहे हैं। कैसे आप सूरत हाल देखती हैं? अब क्या ईरान भी इस बात पे आ गया है कि जैसे को तैसा, जैसा किया जाएगा उसका वैसे ही जवाब दिया जाएगा, और ये जो उसकी तरफ से एक एक्शन लिया गया है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से और फ़ज़ाई नाकाबंदी भी शुरू कर दी गई है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस तरह की जो मिलिट्री टैक्टिक्स हैं वो यूएस पहले भी करता रहा, और हमने बहुत दफ़ा ऐसे सर्कमस्टांसेस विटनेस किए हैं कि लगता है ऐसा रहा है कि स्पेशली इजराइल की वजह से कि अभी हो जाएगी ईरान और यूएस की जंग, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ईरान की जो जियोग्राफी है, अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे ऐसे हालात पैदा होते हैं तो चाह के भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो जंग को अवॉइड नहीं कर सकेंगी। तो और यूएस को भी पता है कि जो जिस स्पेसिफिक जगह की आप बात कर रही हैं और जो उसकी सराउंडिंग्स हैं वो जियोग्राफिकली इतनी इम्पोर्टेंट है, और वो दर्जनों ममालिक के लिए ये पूरा रूट इतना मईशत के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया की मईशत हॉल्ट पे आ जाएगी अगर खुदा न खास्ता इस रास्ते पे मजीद हम कुछ फ्रिक्शन देखते हैं। तो मुझे लगता है डराने धमकाने और सैंक्शंस को मजीद स्ट्रॉन्ग करने की हद तक तो ठीक है, बट आई डोंट सी एनी बायलैटरल लाइक टू वेज confrontation from both countries, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाएगा अमेरिका, क्योंकि जो ट्रम्प साहब का अपना एक नैरेटिव था कि वो तो जंग से निकलेंगे और जंगे ख़त्म करने के लिए सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम हमने देखा कि वो खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट्स हों, और उसमें वो अपने लोगों को ये रीज़न देते हैं कि जो वॉर मनी अमेरिका की अफगानिस्तान में वेस्ट हुई है वो हम उसको रिकवर करेंगे। अब अमेरिकन इस पे कितने कन्विंस होते हैं वो तो अमेरिका का डोमेस्टिक इशू है, बट फिलहाल ट्रम्प साहब के जहन में यही है। तो मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर मुस्लिम ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस के तहत एक क्रिएट किया है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा किरदार है, और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम को टेक्निकली और कैटेगोरिकली जेनोसाइड ही कहता है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो उसके खिलाफ तो है बट ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इसी तरह जो मुस्लिम ममालिक की डिप्लोमेसी है तो ये चीज़ें भी अंडर कंट्रोल रहेंगे, लेकिन वो जो हम एक जंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी एपिसोड, वो नहीं हो सकेगा क्योंकि ये दौर ही नहीं है इस तरह की जंगें करने का। इसमें साइबर वॉर होती है, नॉन काइनेटिक प्रेशर्स दिए जाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन होती है, मईशत के हवाले से आप दूसरे मालिक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और आप जो कह रही हैं कि ईरान का तो एटीट्यूड हमेशा से ऐसे ही था, ईरान इज ऑलवेज रेडी टू वॉर, ईरान के लोगों के ब्लड में ही है, लेकिन इतना एग्रेसिवनेस भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि ट्रम्प एक ऑलरेडी अनप्रेडिक्टेबल, बहुत वॉलेटाइल किस्म की प्रेसिडेंट है, तो उनकी किसी भी बात में आके जंग की पहल या हमले की पहल नहीं करना चाहिए। लेकिन हालात इसी नहज पे पहुंचे हैं कि ममालिक सिर्फ अपनी सिफारतकारी के जरिए और अपनी डिफेंस की सलाहियत के जरिए ही अपने आप को बता सकते हैं, क्योंकि जो रिसेंटली दुनिया में हमने मामला देखे हैं, स्पेसिफिकली वेनेजुएला वाले इंसिडेंट के बाद, तो उसमें इंटरनेशनल लॉ की वो अहमियत नहीं रही है जो ममालिक की नेशनल इंटरेस्ट की है। अभी कोई हालांकि नारकोटिक्स का रीजन दिया गया था, तो नारकोटिक्स के लिए तो इंटरनेशनल बॉडीज ऑलरेडी मौजूद है, तो अमेरिका को यूनिलैटरली जाके ये कदम उठाने की क्या जरूरत थी? तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी सुपर पावर अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल बॉडीज का लिहाज नहीं करेगी, और हमारे जैसे ममालिक को भी इस हवाले से बहुत केयरफुल रहना चाहिए।
तो बिल्कुल ऐसे दिस इज व्हाई आई बिलीव तंजीला साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तंजीला साहिबा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और बतूल भी बात करी थी अनप्रेडिक्टेबल एंड डोनाल्ड ट्रंप कभी ये कहते हैं कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, कभी कुछ शराइत रख देते हैं कि हमने ये शराइत ईरान के सामने रखी हैं। अब ये जो सूरत हाल एक बार फिर से कशीदगी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, आप इसको किस तरह से रीड करती हैं, और अगर जंग हो जाती है इन दो ममालिक के दरमियान तो उसके असरात क्या होंगे? देखिए, एक तो जंग नहीं होगी, महदूद कोई कन्फ्रंटेशन हो सकती है, 2-4 दिन की एक लड़ाई हो सकती है, बहरी निगरानी जो है वो अमेरिका बढ़ा सकता है ईरान जो है उस पर दबाव डालने के लिए। देखिए, मुआहदा तो पहले ईरान ने कर लिया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में आए थे तो वो उस मुआहदे में से निकले थे, वो एक अच्छा मुआहदा था। अब दोबारा से उनको वही उसी तरह का मुआहदा चाहिए, वो कह रहे हैं बराबरी की बुनियाद पे मुझे को मुआहदा चाहिए। इशू जो है वो ये नहीं है कि ईरान मुआहदा करता है या नहीं करता। सही। असल जो मसला है वो आपकी जो एक ग्रेटर इजराइल की आपकी एक रही है ख्वाहिश, उस ख्वाहिश की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ईरान है, और जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल आप कह लीजिए कि थ्रेट है वो ईरान है। तो वो जो बका का खतरा है उसको इंगेज करना, वहाँ पे रजीम चेंज की ख्वाहिश करना। अभी आपने देखा कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस के बाद जिस तरह से वहाँ के एहतजाज को पॉलिटिकली और ग्लोबली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई और सदर ट्रंप ने बड़ा वहाँ पे जोर लगाया। तो सदर ट्रंप है वो तो जाहिरी बात है बड़ा मेरा ख्याल है कि अब तो वन कैन सी, वैसे तो दैट्स अ राइट वर्ड फॉर हिम कि वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा। लेकिन देयर इज अ पैटर्न, तो उन्होंने जो करना होता है वो कहना शुरू हो जाते हैं। सही। और वो जहनी तौर पे अपने आप को भी, अपने एलाइज को भी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और अपने दुश्मनों को भी तैयार कर देते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। आपने देखा वो इसराइल की जंग में आखिर में आ गए और उन्होंने सबसे जो खतरनाक बम है वो ईरान पे गिरा दिया। अब व्हाट इज नेक्स्ट? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो कोई उतने बड़े स्केल की जंग जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि उस जंग के जवाब में अमेरिका तो हमला कर सकता है ना, अमेरिका के पास तो कैपेबिलिटी है, अमेरिका के पास सबसे बड़ी फौज है, अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उन्होंने मजीद एलोकेट किए हैं अपने डिफेंस बजट में। लेकिन मसला ये है कि जो जवाबी कार्रवाई होगी ईरान की वो डायरेक्ट हिट करेगी इजराइल को। सही। और उसको खतरा हो जाता है। और पिछली बार भी आपने देखा कि जो खबर है सदर ट्रंप ने तो कह दिया कि मैंने खुद को खुद कायल किया है, लेकिन बड़े क्रेडिबल सोर्सेज थे जो ये दावे कर रहे थे कि नेतन्याहू ने भी सदर ट्रंप को और नेतन्याहू ने एक तरफ तो सदर ट्रंप को कायल किया, दूसरी तरफ उन्होंने खुद ईरान के साथ ये डील कर ली थी कि अगर आप पहले हमला नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अभी सिचुएशन बनी हुई है ये तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो जाएंगी। सही। आलमी मैशत पे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप देखें कि 20% जो है वो तेल की आमदोरफ्त जो है वो हमसे से तंग रास्ते से होती है। एलपीजी की एक बहुत बड़ी मिकदार जो वो यहाँ से जाती है यूरोप के ऊपर। ऑलरेडी आप देखें कि यूरोप और सदर ट्रंप, मेरा ख्याल है इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की जरूरत है। सदर ट्रंप जो है वो बहुत सारे महाजों पे अपने आप को उन्होंने इस वक्त स्टक किया है। एक तरफ वो यूरोप से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप जो है वो भारत के नजदीक हो रहा है, भारत रशिया के नजदीक हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं सदर ट्रंप भारत के ऊपर भी, चीन के ऊपर भी की धमकियां लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से महाजों पे अपने आप को एंगेज किया हुआ है, लेकिन अगर हम अमेरिका ईरान की ब्रिगेडियर से बात करें तो ये बायलैटरल नहीं है, ये एक ट्रायो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। इसराइल भी है, इसी वजह से इसराइल बार बार हमें ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो इसराइल उसका जवाब देगा। यानी ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसको वेनेजुएला के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अमेरिका हमला करने से पहले सोच रहा है। और आपको लगता है कि कोई जंग की सिचुएशन बनती है इन ममालिक के दरमियान? देखें, ईरान जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ये पूरी कोशिश में है कि एक तो प्रेशर टैक्टिक्स जितनी डाल सकते डालें। पहले उन्होंने अपने मुल्क में मुजाहरे करवाए, आपको पता है वो नाकाम हो गए। उसके बाद आपके सामने जो हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सब ने बहुत प्रेशर डाला अमेरिका के ऊपर जी के वी विल नॉट गिव योर एयर स्पेस, हमारी एयर स्पेस से आप इसको यूज नहीं करेंगे कैसे ना। वो प्रेशर आया तो अभी उन्होंने फिर अपने बेरी बेड़े बेचने शुरू कर दिए ताकि वो नज़दीक आके वहाँ से यूज कर सके। लेकिन बात ये है कि ईरान को एक बात समझनी चाहिए
कि अमेरिकन आर वेरी बिग कंट्री, और उसमें आपको ये देखना है कि अगर वो आते हैं तो आपका नुकसान करते हैं, चाहे आप इसराइल का नुकसान करें, जिसका भी करें, आपका अपना नुकसान होगा। सो जहाँ तक पॉसिबल है, वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट द नेशनल इंटरेस्ट, अगर कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करके, अंडरस्टैंडिंग करके एक मुआहदा कर लेते हैं और अपने आवाम को, अपने प्रॉपर्टी को, हर चीज को आप बचा लेते हैं, इट्स वर्थ इट। सही। बट जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और वहां पर डेफिनेटली एग्री कि वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अमेरिकन के पास कोई जवाब नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहता है, आई डोंट बॉदर अबाउट यूनाइटेड नेशंस, मेरे नज़दीक इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं है, जो मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ, दैट इज व्हाट इज माय लॉ एंड आई विल गो फॉर इट। ये उसने वेनेजुएला में किया और यही अभी वो कर रहा है। और इस वक्त ग्रीनलैंड में भी जो किया, तो आपका यूरोप जो है वो काफी अमेरिका से नाराज है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका डजंट हैव अ सपोर्ट ऑफ यूरोप टू गो टू ईरान। एक तो ये देखना चाहिए, पूरा मिडिल ईस्ट इसके खिलाफ है। पाकिस्तान मस्ट हैव डन सम बैकडोर डिप्लोमेसी, और पाकिस्तान जरूर कहा होगा, अमेरिकन को भी कहा होगा कि ये इट इज नॉट फीजिबल, आपको नहीं करना चाहिए एक सॉवरन मुल्क के ऊपर विदाउट एनी रीजन, और आप एक लेम एक्सक्यूज बना के, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहा है कि ईरान इज नॉट गोइंग फॉर न्यूक्लियर एसेट्स बनाने के लिए, और जो उसका मिनिमम एनरिचमेंट ग्रेड है मेरे ख्याल में 2.3 या 3 होता है, उस लेवल पे हुआ, तो देन यू हैव नो जस्टिफिकेशन टू गो। इट्स ओनली थ्रेट टू इजराइल, जिसकी वजह से इजराइल ये नुकसान करना चाहता है। सही। ईरान पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक सिचुएशन अगर आता है, और यहाँ इजराइल इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट आ जाती है। आप सोचें कि आपने वेस्ट में आ गया ये इजराइल का सपोर्टिंग गवर्नमेंट, ईस्ट में इंडिया है, फर्दर वेस्ट में हमारे पास तालिबान बैठे हैं, तो पाकिस्तान के लिए दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। इसलिए पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला ईरान की सपोर्ट करे किसी तरीके से भी, जो ये ना हो, और ये इस बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब भी ईरान की सपोर्ट में हमें नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल किस नहज पे जाती है, और ये तो आने वाला वक्त और आने वाले दिन ही बता पाएंगे। लेकिन अभी हमें नाज़रीन ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर हम सानिया गुल प्लाजा के बाद जो पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान रस्साकशी चल रही है उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सानिया गुल प्लाजा की हम बात करते हैं, जिसकी हतमी रिपोर्ट, जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है। इसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो आग है वो बच्चों के हाथों फ्लावर शॉप में लगी, और अब तक 79 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। अब ये रिपोर्ट तो आ गई है जिसमें मज़ीद डिटेल्स भी बताई गई हैं कि आग कब लगी, फायर ब्रिगेड कब पहुंचा, और इसके साथ साथ दीगर के किस तरह से लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। लेकिन MQM ये मुतालबा कर रही है कि तहकीकाती रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन हम इसको नहीं मानते। कमिश्नर कराची ने ये रिपोर्ट तैयार की है, वो ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो खुद जवाब दें हैं इसके लिए। अब इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शर्जील इनाम मेमन ये कह रहे हैं कि ठीक है, जुडिशल कमीशन हम बना देंगे, लेकिन हम MQM के कहने पे नहीं बनाएंगे, हम बना देंगे, हम अपने तय बनाएंगे। अब देखें, कराची में एक तो इतना बड़ा सानिया हो गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो दो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और MQM, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कराची की सूरत हाल पे, सिंध की सूरत हाल पे पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, ये आपस में ही दस्तो गिरेबा नज़र आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये दोनों जमातें ही सियासत शुरू कर रही हैं इस सानिया के बाद, तो इसके लिए फिर हम यही कह सकते हैं कि फिर कराची के अवाम कहाँ जाएं? कराची है किसका? कराची के लिए काम किसने करना है? देखिए, ऐसे मौके पे बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू हैव अ वेरी फेयर, और अगर जुडिशल इंक्वायरी अवाम कह रहे हैं तो बिल्कुल कर दें, कोई हर्ज नहीं है, और जिसको भी पोर्शन ब्लेम करने उसको करें, ताकि आइंदा के लिए कम से कम किसी को सजा मिले जो रिस्पॉन्सिबल है चीज़ के लिए। नंबर 1, एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का क्या किरदार है और क्या होना चाहिए था, ये उसमें जिक्र होना चाहिए। नंबर 2 कि जो फायर टेंडर्स हैं, इसके किसने इसको चेक करना है कि ये कहाँ पर ये इतने बड़े प्लाजाज हों तो उसके कितने नज़दीक फासले पे पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही। उसके बाद फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स होना चाहिए, वो सिस्टम नहीं था। नंबर 3, हर स्टोर फ्लोर के ऊपर इमीडिएटली वहाँ पर हर फ्लोर के ऊपर आपको फायर एक्सटिंग्विश का सिस्टम होना चाहिए। नंबर 3, हर शॉप के ऊपर आपको वो फोम होना चाहिए जो इमीडिएटली अगर वो लगा था, अगर वहाँ फोम होता उसी को बुझा देते तो ये इशू ना होता। दरवाजे आपने अगर 20 दरवाजे हैं, आप 2 दरवाजे खोल देते हैं, बाकी शाम को 9 बजे बंद कर देते हैं,
इसके लिए कौन तो जब आग लगी तो क्यों, जिसने बंद किए थे वो दरवाजे क्यों नहीं खोले गए, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो और उसके बाद आइंदा के लिए ये तमाम जितने प्लाजास बने हुए हैं, शॉपिंग प्लाजा, इनका दोबारा एक ऑडिट करें और देखें कि क्या अरेंजमेंट फायर फाइटिंग है, ताकि इमरजेंसी में कैसे निकल रहे हैं, कौन सी गाड़ियाँ आएंगी। उसके बाद आप अगर चीफ मिनिस्टर गुजरते हैं या प्राइम मिनिस्टर गुजरते हैं या गवर्नर गुजरते हैं तो आप ट्रैफिक को रोक देते हैं। वाई कांट ये हम उस वक्त जैसी इमरजेंसी होती है तो इमीडिएट ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस मिल के तमाम उस रास्ते को क्लियर कर देते हैं, ट्रैफिक रोक देते हैं, ताकि वहां पर कोई हिंड्रेंस ना हो फायर फाइटिंग की व्हीकल को जाने के लिए, वो भी क्यों नहीं हो, जिसकी वजह से काफी डिले हो गया। ये सारी चीजें करनी चाहिए, बजाय से ब्लेम को वी आर बीइंग जुडिशियल इंक्वायरी इंडिपेंडेंट है, पता चल जाएगा। और ये चीजें बहुत जरूरी। अब आपको मुझे बताएं, इतना रूडिमेंट्री हमारे सिस्टम चल रहे हैं फायर फाइटिंग के, दुनिया में कहाँ के कहाँ पहुंच गए। गेट द लेटेस्ट सिस्टम ला के लगाएं यहाँ पर। ये जो आपके बूम जितने बड़े बड़े जाते हैं, उन लोगों के 800-1600 स्टेज तक वो जाके वहां पर ऊंचे जाके भी लोगों को रिकवर कर लेते हैं। फाइंड अ वे आउट। ये इसलिए ये बहुत जरूरी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये। और अब उसके बाद अभी ये भी अनाउंस करें कि जी गवर्नमेंट ने बनाना है ये प्लाजा, या किसी बिल्डर को गवर्नमेंट टास्क दे, बिल्कुल ऐसे ही वो है। बनाए, इन सब लोगों को शॉप दें, सब लोगों को एक एक शॉप जिसकी गई है, बेशक आसान किस्तों में उनसे पैसे, लेकिन रिहेबिलिटेट करें। दैट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन तंजीला साहिबा, ये तमाम सवालात जिनके जवाबात मिलने चाहिए और इसको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। मुतालबा किया जा रहा है इस्तीफ़ों का। MQM कह रही है कि वज़ीर आला भी इस्तीफ़ा दें, मेयर भी इस्तीफ़ा दें, वज़ीर इत्तलात भी इस्तीफ़ा दें, और पीपल्स पार्टी जो है वो जवाब तो दे रही है MQM की जो भी सवालात हैं उनका, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब हमें नज़र नहीं आ रहा। और वो सारे इक़दाम जो उठाने चाहिए, जिनकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया है, वो इक़दाम तो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये जो इस्तीफों का मुतालबा है ये तो बड़ा मजाक का खेज है। कैसा तर्ज हुक्मरानी जहाँ पे किसी को कोई शर्म नहीं आती कभी भी। तो उस मुतालबे पे तो मैं नहीं कहूंगी। ये तो हमारे यहाँ फैशन है कि आप इस्तीफा दें। किसी ने दिया है इस्तीफा कभी आज तक? या तो हो ना कि जिन मुआशरों को हम देखते हैं कि वहां पे जरा सी कोई गलती हो, जानवर भी मर जाए तो लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो उन मुआशरों में तो ये मुतालबा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे तो ये सिर्फ एक सियासी नारा है। जहां तक बात है, देखें, मैं समझती हूँ कि इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए ऐसे मामलात पे जहाँ पे आम आदमी की जिंदगी स्टेज पे हो, वहां पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, सवाल यहाँ पे ये भी है कि कराची जिसको मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी कंसीडर किया जाता है, लेकिन कराची में सड़कें हों, कराची में हम देखें कि सफाई का इंतज़ाम हो, कराची में सीवरेज का इंतज़ाम हो, या फिर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर इतनी बदतर सिचुएशन क्यों है? आखिर कोई नहीं है जो देखे वहाँ की सूरत हाल को, या इतना ही मुश्किल है सूरत हाल को बेहतर करना? देखिए, एवरीथिंग इज डूएबल, लेट्स बी वेरी क्लियर। कोई मुश्किल नहीं है, इट्स ओनली गुड गवर्नेंस और उसके बाद मेरिट पे लोगों को अपॉइंट करें, देयर इज नो प्रॉब्लम। और आई एम श्योर कि चीफ मिनिस्टर इसको जोर से देख भी रहे होंगे और उसके ऊपर डिसाइड भी लेंगे कि रोड स्पेस को अगले 5 साल के लिए या 8 साल के बाद कितनी ट्रैफिक और बढ़ जाएगी। उस ट्रैफिक को बढ़ने के साथ आपने रोड स्पेस कैसे क्रिएट करनी है, आपने ओवर अंडर स्टेशन बनाने हैं या आपने ओवर ब्रिज बनाने हैं, कैसे स्टेज को करना है। नंबर 2, आपने अगर सर्कुलर रेलवे को ठीक करना है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा आप ये बसेस लेकर आ रहे हैं, ये सिस्टम इतना अच्छा कर दें कि अगर मुझे चॉइस ऑनेस्टली हो तो हर एक इंडिविजुअल एक कार लेकर जो जा रहा है, आप सोचें अगर 28 एक पैसेंजर एक बस में आते हैं तो वो 28 लोग बैठे हों तो 28 गाड़ी आउट ऑफ रोड होंगी जी। तो कितने, और वो टाइम पे चले, टाइम पे पहुंचे। मैं मजे तक बाहर पढ़ूंगा और आधे घंटे पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। तो ये चीजें यूरोप में होता है ब्रिगेडियर साहब। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट इट इज। लाइकवाइज आपने जो कंस्ट्रक्शन करनी है बाय लॉस करें। वहां पर आप मुझे बताएं 200 दुकानें गोल प्लाजा में किसने बनाई, हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको कुछ सजा दे सकते हैं? आखिर तो है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में किसने परमिशन की है ना, किसी की मिली भगत से हुई है। कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से ज्यादा हिंड्रेंस हो गई? दरवाजे क्यों बंद हुए? क्या एसओपी थी बंद करने की? बंद किए तो क्यों 26 दरवाजे खोले होते तो सारे निकल गए होते?
जो दुकानदार थे उनको पता था वो 2 दरवाजे निकल गए, बाकी बेचारे लोग फंसे रह गए। जो एक दुकान में 30 लोग एक दुकान में शटर डाउन करके वो जल गए, मर गए। इमेजिन करें, वी आर रिस्पॉन्सिबल। अवाम अपने नुमाइंदे असेंबली में और फिर वो हुकूमत क्यों बनाते हैं कि हमारे लिए काम करे? अगर उनको कोई वाली वाले से व्हाट इज द पर्पस ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट? तो ये इट्स नॉट सिन, इट इज ऑल ओवर पाकिस्तान आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो इसको हमें स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और ये रोड स्पेस बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, हम इसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी बसें आएंगी, मैस ट्रांसपोर्ट की बसें आएंगी, उतने प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होंगे। सही। तंजीला साहिबा के साथ भी कनेक्शन बहाल हुआ है। तंजीला साहिबा, आप अपनी बात कर रही थी सानिया गुल प्लाजा पे जो सियासत हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम कराची की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, कराची की हालत ज़ार पे बात कर रहे हैं। आखिर जो कराची के अवाम है उनका कसूर क्या है? अवाम आखिर किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे इस सानिया के बाद? अच्छा, मैं तो एक और पर्सपेक्टिव से देखती हूँ सारी सिचुएशन को। देखिए, हम सारे ही कसूरवार हैं। सही। अवाम भी कसूरवार है, हमारे हुक्मरान भी, क्योंकि हम जो है ना वो साने के बाद तो रद्द अमल देते हैं, लेकिन हमने कभी भी एक प्रोएक्टिव सोसाइटी का रोल अदा नहीं किया। देखें, जब एक सानिया हो जाता ना, फिर जो अच्छे मुआशरे होते हैं, जहाँ पे अच्छे हुक्मरान होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दोबारा ऐसा सानिया ना हो। क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई रवाज आपको नजर आता है? एक चीज होती है, फिर वो बार बार होती है। ऐसे एक तरह की एक्सीडेंट्स होते हैं, वो डंपर्स हैं, वो टक्करे मार मार के जा रहे हैं बाइक वालों को, रिक्शे वालों को, कुछ दिन के बाद तो बात मुझे ऐसा लगता है कि हम सीखते नहीं, इसलिए कि अभी कल आपके पास कोई और टॉपिक होगा, कोई और हादसा हो जाएगा, कोई और सियासी झगड़ा शुरू हो जाएगा जो है वो आपकी सोसाइटी का है। तो हमें अरेंज करने की जरूरत है। बहुत पॉपुलेटेड शहर है, वहाँ पे ट्रैफिक का मसला ये नहीं कि हम यहाँ इस्लामाबाद से जब कभी कराची जाते हैं तो हर जगह कहते हैं जहाँ पे आप 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, आप 1 घंटा अपने जहन में रख के जाएं, 1.5 घंटा। और जब इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो वहां भी से बन जाने चाहिए। कोई एरियल फैसिलिटीज जो है वो क्रिएट की जानी चाहिए। देखें, दुबई जैसा जो मुल्क है जहाँ पे इतना ज्यादा शायद ट्रैफिक नहीं है, उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसके बावजूद वहाँ पे वो एरियल टैक्सी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। फिर इसी तरीके से जो एयर एम्बुलेंस है उसका रवाज सारी दुनिया में हो रहा है। तो फायर के लिए आपको SOPs और आपके लिए एक जो है वो रखना चाहिए, और उसमें चाहे आपने NDMA की चीजें इस्तेमाल करनी है, चाहे आपने PDM कराची ने एरियल चालान शुरू किया है तंजीला साहिबा, लेकिन डेवलपमेंट तो हुई है नहीं। वो ई चालान के ऊपर भी आप देख लेना, वो ई चालान तो बड़ा नेक्स्ट लेवल का स्टेप है ना, होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी होनी चाहिए। दुनिया में बहुत सख्ती है, ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप रेड बत्ती भी जलाते हैं और साथ पुलिस वाला भी खड़ा करते हैं। अगर पुलिस वाला खड़ा नहीं होगा तो रेड बत्ती का कोई लिहाज नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम है कि आपका मुआशरा जो वो प्रोएक्टिव हो, आपका मुआशरा भी तो हम भी तो जाते हैं ना, हम मतलब मैं कहना नहीं, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह लोग यहाँ पे प्लाजों में भरे हुए होते हैं। आप शॉपिंग मॉल्स में जाके देखें, वहां पे क्या कोई कंसिडर करता है कि यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे है, फायर एग्जिट कहाँ पे है, यहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आप सही कह रही हैं कि ओवरऑल कसूर हम सबका है और हम सब इसमें मुलविस हैं और हम सबको अपना किरदार भी अदा करना है। बहुत शुक्रिया। तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे घरेलू तशद्दुद के हवाले से जो नया कानून है उसका निफास किस किस पे होगा, वो कानून है क्या, सजाएं किसको मिलेंगी, ये सब ब्रेक के बाद जानेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, घरेलू तशद्दुद के नए कानून का निफास एक संगे मील की हैसियत रखता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 न सिर्फ जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद को जुर्म करार देता है, बल्कि नफ्सियाती अजियत और ज़बानी और जज्बाती तशद्दुद के पहलुओं को भी कानूनी दायरे में लाता है। इस कानून की सबसे ज़्यादा बहस पैदा करने वाली शिक तलाक और दूसरी शादी की धमकी है, जिसके तहत किसी शख्स को धमकी देना या उनकी सरगर्मियों पर गैर ज़रूरी निगरानी रखना काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 के तहत घरेलू तशद्दुद की जामे तारीफ शामिल की गई है, जिसमें जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती, ज़बानी, जिनसी और मौशी तशद्दुद शामिल हैं। जिस्मानी तशद्दुद में मारपीट और पीनल कोड के तहत जराइम शामिल हैं, जबकि नफ्सियाती तशद्दुद में धमकियां, तजलील, झूठे इल्ज़ामात, नज़रअंदाजी या मुसलसल निगरानी जुर्म तस्वुर की गई है। बिला जवाज तलाक या दूसरी शादी की धमकी और इज्जत नफ्स मजरूह करने वाले जिनसी आमाल भी इसमें शामिल हैं। मौशी तशद्दुद में माली वसाइल पर
कंट्रोल या खर्च रोकना शामिल है। कानून के तहत घरेलू तशद्दुद साबित होने पर 6 माह से 3 साल तक कैद और कम से कम 20,000 रुपये हर्जाना और जुर्माना अदा न करने पर मजीद 3 माह कैद हो सकती है। अदालत मुतासरा फर्द के लिए अहकाम जारी कर सकती है, जिसमें मुलजिम से राब्ते पर पाबंदी, घर खाली करवाने और जमानती बॉन्ड जमा करवाने के इख्तियारात शामिल हैं। मुतासरा फर्द को मुश्तरका घर में रहने, शेल्टर होम में रिहाइश और माली इमदाद हासिल करने के हुकूक हासिल हैं। बच्चों या बालिग मुतासरीन की तहवील अदालत के जरिए दी जा सकती है। तहफ़्फ़ुज़ी हुक्म की खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, जिसे मुतासरा फर्द वसूल करेगा। अदालत और अपील के तरीक़ेकार भी बिल में वाज़ेह किए गए हैं। ताहम इस कानून पर तनकीद भी मौजूद है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कानून घरेलू ताल्लुकात में ख़वातीन को गैर ज़रूरी या बेबुनियाद इख्तियारात दे रहा है। वो दावा करते हैं कि मर्दों को तलाक या दूसरी शादी के इम्कान की सूरत में कानूनी खतरात का सामना करना पड़ सकता है और इससे घरेलू ताल्लुकात में तवाज़ुन बिगड़ सकता है। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ ख़वातीन या कमज़ोर अफराद के लिए ही ये मर्द हज़रात के हकूक़ को नज़रअंदाज भी कर सकता है। ताहम कानून के हिमायती और इस तासुर की सख्ती से तरदीद भी की जा रही है। उनके मुताबिक कानून किसी एक जिन्स के लिए मरात नहीं बल्कि हर फर्द के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और आखिर में ये कानून न सिर्फ मुतासरीन के लिए एक मजबूत कानूनी हथियार है बल्कि मौशरती सतह पर भी एक वाज़ेह मैसेज देता है कि किसी के जज्बात, इज्जत या ज़हनी सुकून के खिलाफ धमकी देना काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो या शरीक हयात। ये कानून एक नए पाकिस्तान का आगाज़ है, जहाँ घरेलू ताल्लुकात में एहतराम, मसावात और इंसानी वक़ार को मरकज़ी हैसियत दी गई है। इसकी कामयाबी मौशरती तब्दीली, कानूनी कार्रवाई और अवामी शऊर के इम्तजाज पर मुनहसर होगी। तो ये बिल जिसको मंजूर किया गया है, अब इस बिल के हवाले से हम देख रहे हैं कि 2 आरा पाई जा रही हैं। एक जो तबका है वो इसके हक में खड़ा है, तो दूसरा तबका हमें इसके अगेंस्ट नज़र आ रहा है। इस पर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, लेकिन इस बिल को बनाने वाले इस बिल को वाज़ेह कर रहे हैं कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए बिल नहीं है बल्कि ये बुज़ुर्गों के लिए भी बनाया गया है, ये जो कमज़ोर तबका है उसके लिए भी बनाया गया है और उस पे भी लागू होगा। और मर्द हजरात जो कि इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और वो तबका जो मर्दों को सपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मर्द हजरात जो कि पहले ही बड़ी मुश्किल का शिकार हैं, उन पे ये बिल जो है वो बिजली बन के गिरा है और वो इसके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं, वो इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस बिल की बात करें तो ये एक मजबूत कानूनी हथियार है हर उस फ़र्द के लिए जिस पर किसी तरह से भी जुल्म हो रहा है, वो कमज़ोर तबका जिसकी आवाज़ को दबा लिया जाता है। ये बिल इस बात की अक्कासी कर रहा है कि हर शख्स के पास जो एक फ्रीडम है वो मौजूद है और कानून हर किसी के लिए है। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम से दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।